Hi everyone, and this is the next lecture of the series Work Power Energy. So let's start today's lecture. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है फिजिक्स से रिलेटेड या कोई भी दूसरी एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर इट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. So the question says an unloaded bus can be stopped by applying brakes on a straight road after covering a distance. एक सेकंड, क्वेश्चन अधूरा सा दिख रहा है. आफ्टर इट कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एक्स. ठीक है, खाली बस है तो उसको अगर हम ब्रेक्स लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स चलने के बाद वो बस रुक रही है. सपोज द पैसेंजर एड 50% ऑफ इट्स वेट एज द लोड एंड द ब्रेकिंग फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. अब क्या है, उस खाली बस में पैसेंजर को भी बिठा दिए हैं. बस का जो वेट था उसमें पैसेंजर के बैठने से 50% वेट एडिशनल ऐड हो गया है. अभी भी जब ब्रेक लगा रही है, सपोज करो उसी फोर्स से ब्रेक लग रही है, तो इस केस में बस कितनी दूर जाकर रुकेगी जब ब्रेक्स लगाएंगे. दोनों केसेस में जब बस की वेलोसिटी थी ब्रेक लगाने से पहले वो सेम माननी है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी. इनिशियल केस क्या है अपन के पास, ये कोई भी बस जा रही है, इसमें जब हमने ब्रेक्स लगाई मतलब कि रिटार्डेशन हुई, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करने के बाद ये बस रुक गई, इधर जाकर ये बस रुक गई. ठीक है, अब ज़रा आप बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a. ये कहाँ से आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनली बस रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, a आपकी रिटार्डेशन है, तो ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड देख रहे थे हम. ठीक है, अब इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना बता रहा है, ये x. इनिशियल वेलोसिटी क्या बता रहा है, v. दोनों केसेस में सेम है. ब्रेकिंग फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन होगी वो a मान लेते हैं. ठीक है, ये इक्वेशन अपन के पास होगी. बहुत बढ़िया. अभी देखो ये क्या बता रहा है, वेट 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 वेट, दोनों केस में ब्रेकिंग फोर्स सेम है. तो इनिशियली जो फोर्स लग रही थी F, दैट विल बी इक्वल टू बस का मास आप m मान कर चलो. ठीक है, तो m इंटू ए, ये अपनी एक इक्वेशन है. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, आओ देखते हैं. सेकंड केस में बस क्या चीज़ अलग हो गई है कि बस के अंदर अब पैसेंजर्स भी बैठ गए हैं. ठीक है, और इन पैसेंजर्स की वजह से बस में 50% एडिशनल वेट ऐड हुआ है, मतलब 0.5 m मास का एडिशन हुआ है. इज़ दिस पॉइंट क्लियर. अब मास बस का और पैसेंजर्स का मिलाकर 1.5 m है. यस और नो. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेकिंग फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. तो इनिशियली फोर्स अगर F थी, अभी भी फोर्स F रहेगी. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन अभी का मास कितना है, 1.5 m, मीन्स 3m/2. तो अभी की एक्सेलरेशन a डैश मान लो. तो इस a डैश की वैल्यू क्या होगी, दिस a डैश विल बी इक्वल टू 2F/3m. ये चीज़ समझ में आ गई. मतलब ब्रेकिंग फोर्स भले ही सेम है लेकिन मास बदलने की वजह से जो रिटार्डेशन होगी वो रिटार्डेशन कम हो गई है. तो इसका मतलब बस थोड़ी आगे जाकर रुकेगी. कितना आगे जाकर रुकेगी वो हम अब इस फॉर्मूले से निकालेंगे. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. अब यू तो इनिशियल केस में वही है, इन वेलोसिटी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. a अब की रिटार्डेशन है a डैश, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 2F/3m. सॉल्व करो, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4F डिवाइडेड बाई 3m, तो ऊपर आ जाएगा. अब हम क्या कर सकते हैं, और साथ में माइनस साइन है, तो माइनस वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इंटू एक्स. तो यहाँ से देख लो 3m डिवाइडेड बाई 4F इंटू माइनस ऑफ वी स्क्वायर. और माइनस ऑफ वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2a इंटू एक्स. 2a इंटू एक्स. यस और नो. एंड f की वैल्यू m इंटू ए. तो इसको करते हैं 3m इंटू 2ax डिवाइडेड बाई 4 इंटू फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन. एम ए से एम ए मर गया, एंड 2 से 2 2 और 4. तो आपका ये क्या आ रहा है, 3x डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1.5x की दूरी पर बस हमारी रुकेगी. कोई ऑप्शन है, 1.5x. तो ये हो जाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस. या डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है
तो यू विल प्रोसीड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। दोनों केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी सेम बताई है, 2 कांस्टेंट है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यस और नो? यस। अब एक्सेलरेशन का कैसे रिलेशन निकालेंगे? दोनों केस में बता रहा है फोर्स सेम है, तो F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। अगेन फोर्स तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको इधर पुट कर लो, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 1 बाई m, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये रिलेशन अगर आपने डिराइव कर लिया, क्वेश्चन खत्म। अब इनिशियल केस में मास कितना था आपके पास? m मास था, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस x थी। अब की बार मास कितना हुआ है? 1.5 m, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 1.5x हो जाएगी। डायरेक्टली दो लाइन के अंदर आंसर आएगा। तो किसी भी केस से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर बेसिक्स पता है तो ये वाले मेथड से करोगे, और अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है तो डायरेक्ट ये मेथड से आपको आंसर मिल जाएगा। यस और नो? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोलता है स्टिक ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पाइवटेड एट वन एंड and is displaced through an angle. Questions आदि ही क्यों लिख रहे हैं? Wait a second. It is displaced through an angle theta. The increase in potential energy is, ठीक है। ये आपके पास एक स्टिक थी जिसका मास m है और लेंथ l है। m मास है एंड लेंथ l है। इसको आपने थीटा एंगल से घुमा दिया स्टिक को, ठीक है। ये इधर थीटा एंगल से आप स्टिक को घुमा दिया और नई पोजीशन इसकी आ गई। अब इस केस में बताओ जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, जहाँ m होता है मास एक पार्टिकल का और h क्या होती है? हाइट उस पार्टिकल की एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल से, या हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। अब लेकिन ये तो स्टिक है। अब मैं अगर भले ही ग्राउंड को रेफरेंस मान लो ये अगर मेरी रेफरेंस लेवल है, तो ये मास किस हाइट पर रखा हुआ है? क्या ये मेरा h है, क्या ये मेरा h है, या फिर ये मेरा h है? मास तो पूरे में फैला हुआ है, तो मैं अब हाइट क्या ले लूँ? अब देखो, अगर आपको पता है कि इवन मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी उस एक्सटेंडेड बॉडी में, तो हम उस मास को एज्यूम कर सकते हैं कि ये उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लाइक कर रहा है पूरा का पूरा मास। यस और नो? तो अगर स्टिक L लेंथ की है तो L/2 की लेंथ पर हम इस पूरे मास को एज्यूम कर सकते हैं कि ये कंसनट्रेटेड है, एंड देन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ये चीज़ वैलिड तभी रहेगी जब मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इधर पर ज़्यादा मास है, इधर कम है, इधर कम है, तब क्या करेंगे? तब हमें फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बेसिक तरीका इंटीग्रेशन वाला बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, एंड उसके बाद सेंटर ऑफ मास वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले बेसिक से देखते हैं। ये अपना हिंज था, यहीं से रॉड लटका हुआ है एंड उसको आपने थीटा डिग्री से रोटेट किया हुआ है। ये हो गया थीटा डिग्री से रोटेट। m मास है, l लेंथ है। अब आपको पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो लिखनी आती है, तो एज्यूम कर लो आप इस चीज़ को आप रेफरेंस मान लो। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्योंकि हमें बस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डिफरेंस। तो रेफरेंस लेवल आप कहीं पर भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हिंज से आप क्या करो, x लेंथ दूरी पर एक छोटू सी स्ट्रिप काट लो dx लेंथ की, ठीक है। इस dx स्ट्रिप का मास कितना हो जाएगा? dm। इस dx को मैं पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो क्या मैं इस छोटे से dm मास की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ? यस। क्या होगी? mgh, इस छोटू सा पार्टिकल का मास dm g, एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी? वेट, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। एज मैंने अर्लियर कहा कि पोटेंशियल एनर्जी का हमें बस डिफरेंस निकालना है, तो वो रेफरेंस लेवल कहीं पर भी हो उससे मैटर नहीं पड़ेगा, उसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर भी 0 मान सकते हो, ठीक है। मैंने इधर 0 क्यों मान लिया? क्योंकि मैं इधर से ही लेंथ एज्यूम कर रहा हूँ, यहीं से मैंने x लेंथ ली हुई है। अगर मैं नीचे से ले लेता तो सिंपली हाइट की जगह क्या हो जाता है आपका l-x आ जाता है, उससे भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैंने ऊपर रेफरेंस 0 मान लिया, ठीक है। अब उस रेफरेंस से कितनी दूरी है इसकी? x है, तो dm इंटू जी एक्स, ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है। सारे पार्टिकल की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? छोटू से मास हमें इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ऐड करने हैं, तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू होगी ये किधर से स्टार्ट होगी? यहाँ से, x इक्वल टू 0 से, और पूरा का पूरा एंड तक ये जाएगा। x यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और इधर तक जाना है, इधर l है, तो मतलब जो लिमिट्स बनेंगी वो 0 से लेके l तक बनेगी। इतना पॉइंट क्लियर है? अब अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो अब आगे देखो, इस छोटे से मास की वैल्यू हम कैसे देखो, ये जो पूरा का पूरा मास है ना, ये L लेंथ में फैला हुआ है, तो L लेंथ के अंदर आपके पास m मास आ रहा है, यूनिट लेंथ में m/l मास होगा, यस और नो? तो जो dx लेंथ है आपकी, इसमें कितना मास होगा? m/l इंटू dx, इतना मास होगा dx की जो आपने स्ट्रिप ली है उसके अंदर, ठीक है।
इसी मास को हमने क्या बोला था, dm, उसी की वैल्यू आपको मिल गई, राइट। तो dm की वैल्यू क्या है, m/l इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ m/l dx, g x लिमिट 0 से l, मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से लेके l, ये क्या हो जाएगा, mg/l इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 0 से l, ये हो जाएगा आपका mg डिवाइडेड बाई 2l, लिमिट्स डालोगे आप तो l² माइनस 0, दिस इज इक्वल टू mg/l डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ध्यान से देखो, दिस कैन बी इक्वल टू mg इंटू l/2, ये क्या लग रहा है आपको, एक पॉइंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो रेफरेंस लेवल से l/2 की दूरी पर है। इस डायग्राम में देखो, अगर मैं आपको बता दूं ये आपकी रेफरेंस लेवल है, ठीक है, तो यहाँ से l/2 नीचे मैंने एक m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ। तो आप क्या बोलोगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, हाइट कितनी, l/2, तो यही तो आया mg l/2। इसका क्या मतलब है, इस रॉड को मैं इस चीज़ के इक्विवेलेंट मान सकता हूँ, मतलब कि पूरे रॉड का मास अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रही है दोनों केस में। तो यही पॉइंट बेसिकली इस रॉड का सेंटर ऑफ मास था। सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, एक रॉड है तो उसका मास किधर होगा, उसके सेंटर पर होगा, एल लेंथ थी रॉड की तो उसका सेंटर l/2 पर आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी रॉड की, mg l/2। सिंपल है, यस और नो, यस। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। या तो आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, पी इनिशियल, अब पी फाइनल, जब वो थीटा एंगल घूम चुका है रॉड, उस केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर था, वो भी घूम चुका होगा थीटा एंगल। अब हमें यही ढूंढना है, ये लेंथ अगर हमें मिल जाए तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी। अब ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। इतना हमें पता है कि ये l/2 है, यस और नो, ये l/2 अगर है और ये चीज़ आपके पास, इसके अगर मैं कंपोनेंट करूँ, ये एंगल थीटा है, राइट, तो इधर की तरफ थीटा वाले साइड में ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, l/2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 sin थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ तक लेंथ कितनी थी, l/2, अभी हमने ढूंढी थी, ये तो l/2 थी, सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, तो ये लेंथ अगर l/2 है एंड ये लेंथ जो अभी आपने निकाली दैट इज़ योर l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा, ठीक है। तो यही तो वो लेंथ है जो सेंटर ऑफ मास की है वर्टिकली फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। ये आपका रेफरेंस लेवल है, अभी आपका सेंटर ऑफ मास इधर आ चुका है, तो ये जो लेंथ है यही तो आपकी है दूरी फ्रॉम द रेफरेंस, जो कि आ रही है आपको l/2 cos थीटा। तो सिंपली सॉल्व हो गया। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम, मास m, g, हाइट कितनी आई, l/2 cos थीटा, यस। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है, mg l/2 cos थीटा माइनस इनिशियल कितनी है, mg l/2। तो सिंप्लीफाई करोगे mg l/2 इंटू cos थीटा माइनस 1, कोई ऑप्शन है क्या, mg l/2 1 माइनस cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब उल्टा क्यों हो गया आंसर, क्योंकि बेसिकली आप रेफरेंस लेवल के नीचे सारी हाइट्स ले रहे थे, इस चीज़ को रेफरेंस माना मैंने, तो रेफरेंस के नीचे मेरा पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली इसके साथ माइनस होना चाहिए था, ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली इसके साथ भी माइनस होना चाहिए था। तो अब करके देखो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है माइनस mg l/2 cos थीटा, ठीक है, माइनस इनिशियल कितनी है माइनस mg l/2। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, mg l/2 माइनस mg l/2 cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो mg l/2 बाहर ले लेंगे, 1 माइनस cos थीटा। ये क्लियर हुआ, हमारा आंसर उल्टा क्यों आया था, ये माइनस साइन लगाना भूल गए थे। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैंने रेफरेंस इधर में 0 माना था और पार्टिकल मेरा रेफरेंस लेवल के नीचे था, तो इसलिए माइनस साइन आया था। सो mg l/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। इज़ दिस क्वेश्चन क्लियर। मैंने इतना डिटेल में इसी तरीके से बताया क्योंकि आगे आपको किसी भी तरीके का मास दे सकता है, वो आपको इक्वेशन दे के लिख सकता है इस पार्टिकल के मास की, कि मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। dm उस केस में क्या बन जाएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो म्यू dx, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होगा, वहाँ पे एक फंक्शन देगा आपको x का। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बेसिक से भी, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
A spring with spring constant K when compressed by 1 centimeter, the potential energy stored is U. ठीक है. If it is further compressed by 3 centimeter, the change in its potential energy is. अब देखो स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में जब होती है उसको अगर आप कंप्रेस करोगे बाई ए डिस्टेंस एक्स से अगर आपने कंप्रेस किया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर. अगर आपने इसको एक्स लेंथ से खींचा तो अगेन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर. इसका मतलब नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग के साथ अगर आपने कुछ भी किया, उसको दबा दिया, उसको खींचा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. और साथ में ही स्प्रिंग अपने ऊपर फोर्स लगाएगी माइनस के एक्स. जिस भी डायरेक्शन में आप स्प्रिंग पर दबाव लगाओगे उसको अपोज करना चाहेगी. इधर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग अपने ऊपर ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी नेचुरल स्टेट में आने के लिए. यहाँ पर आपने स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा है तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होगी अंदर की तरफ कि वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाए. यस और नो, इतना क्लियर है. अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है. जब आपने उसको 1 सेंटीमीटर से कंप्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर हुई, विच मीन्स यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू 1 डाल दो अभी तो k/2. इज दिस क्लियर? अब क्या बोल रहा है, इफ़ द स्प्रिंग इज फर्दर कंप्रेस्ड बाई 3 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू क्या लोगे 3? नहीं, ये गलत है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. स्प्रिंग फर्दर कंप्रेस्ड बाई 3, फर्दर पहले जितना कंप्रेशन था वो तो है ही है, उसके बाद और 3 सेंटीमीटर से दबाया. पहले कितनी दबी हुई थी स्प्रिंग? 1 सेंटीमीटर. अब और कितना दबाया? 3 सेंटीमीटर. तो नेट कंप्रेशन कितना है? 4 है, 3 नहीं है. इस चीज़ का ध्यान रखना. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स मतलब 4 का स्क्वायर. तो 16k/2 इज 8k. राइट. तो यू डैश क्या होगा? के की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? 2u. 8 इंटू 2u. यू डैश इज इक्वल टू 16u. लेकिन 16u तो ऑप्शन ही नहीं है. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है. वो फाइनल एनर्जी तो पूछ नहीं रहा है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो निकालो फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना? 16u. इनिशियल कितना? u. तो चेंज कितने का आया? 15u. क्या ये ऑप्शन है? हाँ है. तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ऐसी बारीक बारीक चीज़ों से क्वेश्चन गलत मत कर लेना. फर्दर कंप्रेस्ड बाई या कंप्रेस्ड टू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो इन चीज़ों की वजह से क्वेश्चन गलत मत करना. इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. आगे के क्वेश्चंस के लिए यू कैन वॉच द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.